नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम लीगली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज हम बात करेंगे सीमा की। जी हां, भारत पाक सीमा की, उस सीमा की जो पाकिस्तान की सीमा को लांघकर दिल्ली के पड़ोस में आ बसी। सीमा का पूरा नाम सीमा हैदर है। कहानी यह है कि ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से उसकी पहली मुलाकात ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर होती है। मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। एक दिन सीमा अपने बच्चों के साथ कराची से एनसीआर पहुंच जाती है और अब ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन के साथ पति पत्नी की तरह रह रही है। 4 लाइनों की इस कहानी में कई सवाल हैं जो भारत की सुरक्षा और संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देते हैं। यह कहानी नागरिक संशोधित अधिनियम और भारतीय पासपोर्ट संशोधित अधिनियम 2015 को भी चुनौती देते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुताबिक बिना वैध वीजा और यात्रा दस्तावेजों के कोई पाकिस्तानी या विदेशी नागरिक भारत में घुसपैठ करता है तो उसे 2 साल से 8 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों ही लगाए जाते हैं। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 2015 के रूल 4 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शामिल हैं, अगर वो भारत आ चुके हैं और लंबे समय से यहां रह रहे हैं और वो नागरिकता चाह रहे हैं तो भारत सरकार चाहे तो उन्हें नागरिकता दे सकती है। यहां विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता देने को लेकर भी कई सवाल हैं। अब सवाल ये उठता है कि पैदाइशी पाकिस्तानी मुसलमान अब अगर हिंदू सीमा क्या विदेशी घुसपैठिया है। सीमा ने भारत नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 के आर्टिकल 7 का नाजायज दोहन किया है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी करने के बाद हिंदू बन चुकी हैं तो क्या उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है या उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसे अवैध प्रवासी या फिर घुसपैठियों के साथ होता है। एक सवाल यह भी कि अगर सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो उसके साथ वहां क्या हो सकता है, क्योंकि वो मुसलमान से अब हिंदू बन चुकी है। क्या उसकी शादी फिर से होगी या उसे शरिया के मुताबिक संसारी का सुलूक होगा। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय होंगे और एडवोकेट विनीत जिंदल हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ विनीत जिंदल जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। विनीत जी, जब इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें हम अवैध घुसपैठिया करते हैं, क्योंकि जो सीमा है ना ही उनके पास वैलिड पासपोर्ट है ना ही उनके पास कोई वीजा है, गलत तरीके से भारत में आती हैं और उसके बाद दिल्ली से सटे नोएडा में वो आराम से रह रही हैं। नियम और कानून क्या कहता है इसको लेकर? देखिए आशीष भाई, ये जैसा आपने शुरू में ही प्रोग्राम के बताया कि इंडियन फॉरेन एक्ट और फॉरेनर एक्ट, इंडियन पासपोर्ट एक्ट और एनआरसी, तीनों जो कानून है वो कानून ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का सिटीजन नहीं है, अगर वो बिना किसी वैलिड पासपोर्ट के या बिना किसी वैलिड वीजा के अगर कोई भारत में आता है तो उसके ऊपर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 साल से 8 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन हमें जो अभी जिस इशू के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जो सीमा का इशू है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि सीमा ने आने के बाद यहाँ पे एक व्यक्ति से जो है वो शादी कर ली है, वो हिंदू कन्वर्ट हो गई। तो उस चीज को लेकर बहुत सारे सवाल और एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लीगल इशू भी आ गया है कि क्या सीमा के साथ, जो जैसा आपने पूछा कि क्या सीमा के साथ जो एक्ट या जो सेक्शन जिनका उल्लंघन हुआ है उसी सेक्शन और एक्ट के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या उनको जो भारत नागरिकता अधिनियम जिसके अनुसार उनको वो कोशिश कर रही है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, वो मिल जानी चाहिए। तो मेरा इसके ऊपर पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में आता है, वहां आने के बाद वो वहां पे हिंदू धर्म को, जैसे सीमा ने अपना कन्वर्ट कर लिया, शादी कर ली, और अब वो ये बता रही है कि मुझे, अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे वहां जान का खतरा है और जान से मारने तक की धमकियां जो है वो ये अलेज कर रही हैं कि मुझे मिल रही हैं। तो इस तरह की चीजें आने के बाद कहीं ना कहीं भारत सरकार को मुझे लगता है कि ये सोचना पड़ेगा कि अगर सीमा, क्योंकि मानव अधिकार की भी बात यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगी, कि क्या सीमा को वहां भेजना उसकी जान के लिए खतरा तो नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कार्रवाई जिस हिसाब से होनी चाहिए, चाहे वो सीमा का पति हो या सीमा खुद हो, उनके ऊपर मुझे लगता है कि जो एक्ट है, इंडियन फॉरेनर एक्ट हो
या एनआरसी हो इनके अंतर्गत, तो उनको कोई किसी तरह की छूट नहीं मिल रही है अगर हम एक्ट्स की बात करें। जी। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी और चीजें हैं जो सामने आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भाई वो उनका भाई जो है वो वहाँ पाकिस्तानी सेना में कार्यरत है, और एक बहुत बड़ी शंका जताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, आपने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी है, या यूं कहें कि लड़ाई अभी भी आप लड़ रहे हैं, जो अवैध तरीके से भारत पे आते हैं। सीमा के भी मामले को देखा जाए तो वो भी अवैध तरीके से ही हमारे मुल्क में आई है, कोई वैध उसके पास वीजा नहीं है। ऐसे मामलों में जो कानूनी प्रावधान है वो क्या है, और ऐसे मामलों में क्या कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, पहली बात तो सीमा का मामला पूरी तरीके से जो आई है वो अवैध है, इलीगल है। लेकिन जिस तरीके से आई है वो और ज्यादा कुछ गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक लेडी पाकिस्तान से अगर उसको इतना प्यार था तो उसका प्रेमी बाकायदा प्रॉपरली यहाँ पे उसके वीजा के लिए अप्लाई करा सकता था, उसको वीजा के लिए वहां भेज देता, वो वीजा उसको मिल जाता और सीधे वो यहाँ आ जाती, यहाँ आती, अपना कन्वर्ट हो जाती, या बिना कन्वर्ट ही उसको साथ में शादी कर लेती। हिंदू धर्म में तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप कन्वर्ट करो, आप 7 फेरे ले लो, आपको उसके लिए बाद कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आप 7 फेरे लो, आप हिंदू हो गए। लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पहले वो कराची से दुबई गई है, दुबई से नेपाल गई है, नेपाल से यहाँ आई। तो ये बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले सीमा हैदर से पूछताछ, जबानी पूछताछ करने की बजाय उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए जी, उसका नार्को टेस्ट करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दुर्भाग्यवश 10 दिन से चर्चा हो रही है और शायद अभी तक पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए शायद कोर्ट में अप्लाई भी नहीं किया, उसको बेल भी मिल गई। बड़ी सीधी सी बात है, इसका पूरा का पूरा 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा कि वो किसी मिशन पे आई है या वास्तव में प्यार के कारण आई है। अगर प्यार के कारण आई है तो उसके प्रेमी ने उसको वीजा यहां से क्यों नहीं दिलवाया, बाकायदा प्रॉपर वे में अप्लाई क्यों नहीं किया, अप्लाई करता, सैंक्शन होता, उसको वीजा दिलवाता, सब कुछ होता। लेकिन जिस तरीके से ये 3-3 देशों की बाउंड्री क्रॉस करते हुए इलीगल तरीके से एंट्री हुई है, मेरा ये मानना है बहुत सीरियस केस है, इनफिल्ट्रेशन का केस है ये। मानवाधिकार बाद में आएगा, मानवाधिकार उसका होता है जो भारत का नागरिक हो जी। और एक बहुत बड़ा आशीष सवाल इससे ये भी पैदा हो जाता है कि क्या अब भारत में शादी कर लेने से लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, या भारत में बच्चा पैदा हो जाने से नागरिकता मिल जाएगी? अमेरिका में नागरिकता लेने में 20 साल एड़ी चोटी का पसीना लग जाता है, तब जाके ग्रीन कार्ड मिलता है जी। और जो अमेरिका की नागरिकता मिलती है, सिटीजनशिप, उसमें भी टर्म्स कंडीशन होते हैं जी। 20 कम से कम 20 कंडीशन होते हैं, सबको चेक करना पड़ता है। हाँ, मैं ये मुझे ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, तब जाके सिटीजनशिप मिलती है। ऐसे थोड़ी कि अमेरिका में कोई जाके किसी अमेरिकन से शादी कर ले उसको नागरिकता अश्वनी जी, एक जो सवाल अभी आपने उठाया, ये सवाल बहुत ज्यादा वैलिड है और बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि कल को कोई दूसरे मुल्क में रहता है, मान लीजिए सीमा के ही हम उदाहरण ले लेते हैं, वो पाकिस्तान से भारत आती है, वहां ये शादी कर लेती है, वहां पर उसने तलाक नहीं दिया, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे में शादी का क्या भविष्य है? क्या ये शादी जो है वो गैर कानूनी है? और सीमा जो है क्या वो पत्नी के तौर पर रह सकती है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। लेकिन चूंकि हमारे कानून में सिटीजनशिप, जो अभी कंडीशन है सिटीजनशिप की, वो इतना क्रिस्टल क्लियर डिफाइन नहीं है, तो शायद उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विदेश मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ा, एक मुझे लगता है इस घटना सीखने की जरूरत है। 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी आ चुके हैं, रोहिंग्या आ चुके हैं। सवाल ये होता है कि क्या वो बांग्लादेशी सारे भारत के लोगों से शादी कर लें, जितनी वहां से महिलाएं आई हैं, तो क्या वो भारतीय बन जाएंगी तुरंत? भाई केवल अश्वनी जी, मुझे तो ध्यान में है कि असम में जब असम वाला मैटर चल रहा था, उस समय ये भी कहा गया था कि असम में कोई मरता ही नहीं था। दरअसल जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जब वो आते थे भारत में, तो वो जो राशन कार्ड होता था वो खरीद लिया जाता था, और उस व्यक्ति की अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसकी जगह पर वो रहता था। और कहा तो ये जाता था असम में कि कोई मरता ही नहीं उधर। एग्जैक्टली, इसीलिए कह रहा हूं कि ये हमारे जो कानून में खामियां हैं, जो हमारे कानून में वेगनेस है, उसका फायदा सीमा हैदर ने भी उठाया है
उसका उसका फायदा, उसका लवर कह लीजिए, बॉयफ्रेंड कह लीजिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, सीमा हैदर के साथ साथ वो जिससे उसने शादी किया है, दोनों का एक बार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। तब जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर अगर वो वास्तव में ईमानदारी से अपने प्यार में आई है, तब भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर ईमानदारी से कोई आके प्यार में आ जाए यहाँ पे, और उसको तुरंत नागरिकता मिल जाएगी, या नागरिकता की कुछ टर्म्स कंडीशन देनी पड़ेगी, या आपको साल भर 2 साल के लिए प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से शुरू हुआ कि बॉर्डर के अंदर एंट्री करते ही शादी करने से नागरिकता मिल जाएगी, मुझे लगता है ये कानून में बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि कोई विदेशी आए, भारत के आदमी से शादी कर ले और बिना उसको तुरंत सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुझे एक केस का ध्यान में है विनीत जी कि एक मुंबई का लड़का था, वो मुझे केस ध्यान में है, वो पाकिस्तान चला जाता है, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की एक लड़की से उसकी बातचीत होती है और वो उससे मिलने के लिए पाकिस्तान जाता है और लड़की के घर वाले जो हैं वो उसे आईएसआई के हवाले कर देते हैं। 8 सालों तक वो जेल में रहता है। उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री होती थी सुषमा स्वराज जी, उनके दखल के बाद वो छूटता है और जब वो हमारी सरजमी पे आता है तो वो सरजमी को चूमता है। हाँ बिल्कुल आशीष भाई, देखिए ये जैसे अश्विनी भाई ने बोला कि बहुत बड़ा इशू है। आपने बिल्कुल सही बताया कि वहां पे एक हिंदुस्तानी चला गया और उसको सबसे पहले वहां के लोगों ने ये किया कि उसको पाकिस्तान आईएसआई के हाथ दे दिया गया और कितने एफर्ट्स के बाद उसको वापस हिंदुस्तान लाया गया यहाँ। लेकिन हमारे देश में शायद सिनेरियो कुछ और है और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ जिस तरीके का एक ऐसा एटमोस्फेयर सा क्रिएट कर दिया गया है सीमा के लिए। वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखिए कितना अच्छा है कि प्यार बिना बाउंड्री के आ गया है हिंदुस्तान में और उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा एक शेडो, जैसा अश्विनी भाई ने भी मेंशन किया कि एक शेडो है और उस शेडो का जो फायदा है वो शायद कहीं ना कहीं सीमा उठा रही है। और मैंने देखा है कुछ इंटरव्यूज उसके और बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बड़ा सोचा समझा हर चीज को बोलने का, क्या बोलना है कैसे बोलना है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शक की सुई खड़ी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि क्या जो कानून बनाए गए हमारे देश में कोई इलीगल आदमी इलीगल तरीके से ना आए, वीजा पासपोर्ट को लेकर चाहे यहाँ की नागरिकता को लेकर, तो अगर इस तरह से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे तो कहीं ना कहीं उन सबको कानून को बनाने का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो पूरा पर्पस था, वो डिफीट होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मैसेज जो सीमा के मामले में दिया जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कानून हो, वो दिया जा रहा है वो गलत है। और जो कार्रवाई किसी इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर होनी चाहिए वही सीमा के ऊपर होनी चाहिए। और उसका जो परिवार जो जहां जो हिंदुस्तान में जिस परिवार के साथ वो रह रही है उनको भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अपने साथ बिना इंफॉर्मेशन के इतने लंबे समय तक रखने के लिए भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे लोगों को ये समझ आए कि अगर कोई इलीगल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है। अश्वनी भाई, आप मानवाधिकार का जिक्र कर रहे थे, मैं अमेरिका का यहां पर आपने उदाहरण दिया, मैं भी अमेरिका का उदाहरण देता हूं। अमेरिका अपने देश से सटे हुए जो देश हैं वहां पर वो बाउंड्री खड़ी कर रहा है। अगर देश में कोई आ भी जाता है अमेरिका में, चाहे समुद्र के रास्ते से या फिर दूसरे तरीके से, तो वहां उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे नागरिकों के साथ घुल मिलकर आप वहां पर काम करना शुरू कर जाते हो। लेकिन भारत की स्थिति देखें तो यहां पर सीमा आकर घर में रह रही हैं और बाकायदा जिस तरह से कोई इंडियन सिटीजन रहता है उसी तरह के सारे लाभ उन्हें मिल रहे हैं। क्या कानून में वो जो ग्रे एरिया है उसका फायदा उठाया गया है इस मामले में? बिल्कुल उसका फायदा उठाया गया। जो 1946 का फॉरेनर एक्ट है, आशीष जी, महाघटिया कानून है। मैं तो कितनी बार कह चुका, ये जो फॉरेनर एक्ट है इसको रद्दी की टोकरी में फेंकिए, एक प्रिवेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन एक्ट बनाइए, घुसपैठ नियंत्रण कठोर कानून बनाइए, तब जाके घुसपैठ रुकेगी वो। और पासपोर्ट एक्ट में भी यही, पासपोर्ट एक्ट के वायलेशन को हमने सीरियस ऑफेंस नहीं डिक्लेयर किया। भाई पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो आदमी विदेश आएगा जाएगा। अब विदेश आने जाने वाला अपनी शर्तें तोड़ रहा है, अंदर जो चला आ रहा है उन शर्तों को तोड़ के, अगर वो सीरियस ऑफेंस नहीं हम करेंगे तो वो सामान्य ऑफेंस अगर हमने उसको बना रखा है तो फायदा क्या हुआ? तीसरा, चूंकि उसमें क्लॉजेस क्रिस्टल क्लियर डिफाइन नहीं है तो जज उसका अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अगर कोई दिग्गज वकील आ गया तो उसका अलग इंटरप्रिटेशन कर देगा, कोई नौसिखिया वकील आया तो अलग इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। जज की भी बहुत मर्जी है। अगर जज मानवता जज के मर्जी मूड पे है कि वो चाहे उसको बेल दे चाहे उसको जेल में डाल दे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कानून में बहुत ज्यादा वेगनेस है।
पासपोर्ट एक्ट को रिव्यू करने की जरूरत है, 1946 के फॉरेनर एक्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने की जरूरत है, उसकी जगह एक नया घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है, या विदेशी लोग जो आ रहे हैं उनके एक नया फॉरेनर एक्ट बनाने की जरूरत है, तब जाके ये रुकेगा। नहीं तो, और दूसरा आशीष जी, एक सीमा तो चलो पकड़ में आ गई जी, ऐसे हजारों सीमा भारत में रह रही होंगी, उनका जी। क्या होगा? हजारों ऐसे भी तो होंगी जो अच्छी तरीके से चुपचाप रह रही होंगी, उनका बिल्कुल। मामला मीडिया में नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा ये तो होगा। मीडिया में आ गया तो उछल गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि असम के बॉर्डर पे, बंगाल के बॉर्डर पे, गुजरात के बॉर्डर पे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के एरियाज में है, वहां पे कितनी घुसपैठ हो रही है। और उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जी, हमारे 300 तहसीलें भारत की जो बॉर्डर से कनेक्ट होती हैं, और जी। आपको जान के मैं एक बहुत डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। आप इधर से शुरू करिए, पीलीभीत से शुरू जाइए, श्रावस्ती जाइए, उसके बाद सोनौली वाले बॉर्डर पे जाइए, फिर बिहार का जो बॉर्डर वाला एरिया है, जो आपसे वहां सीमांचल वाला वहां चले जाइए, असम का धुबरी वाला एरिया चले जाइए, फिर आप बंगाल के मुर्शिदाबाद वाले एरिया में चले जाइए, गुजरात का कच्छ और भरूच वाला एरिया चले जाइए। बॉर्डर के हमारे जो तहसील हैं, 300 जिले, जी। उन 300 तहसीलें, उनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। कहां से डेमोग्राफी बदल गई अगर विदेश से लोग आके वहां नहीं रह रहे हैं तो? अश्वनी भाई, आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, समय की थोड़ी कमी है। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस का जो रवैया है बहुत ढीला है? इस मामले में स्ट्रांगली उनको अदालत में अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, अदालत के फैसले को उनको ऊपरी अदालत में जिसमें जमानत दी गई है चैलेंज किया जाना चाहिए, इससे बाकायदा पूछताछ होनी चाहिए। जिस रूट से ये आई है, किसने इसकी मदद की? कहती है कि मैं 5वीं पढ़ी हुई हूँ, 20 लाख वहां पर अपनी जमीन को बेचती है, पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है। 5वीं पास आदमी इतना सब कुछ कैसे कर पाएगा? यही तो कह रहा हूं कि जो बात आशीष जी एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस, आईबी, सीबीआई, रा के मन में क्यों नहीं आ रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इसका समाधान मैं कह रहा हूं, अगर लड़की ये शातिर है जी, तो आप इसको महिला के नाते आप 3rd डिग्री दे नहीं सकते। जी। फिर ह्यूमैनिटेरियन वाले फिर सामने आके खड़े हो जाएंगे। इसका एक ही तरीका है, सीमा हैदर और इसका हस्बैंड, जी। इन दोनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग एजेंसियों को तत्काल करना चाहिए। बेल मिली है, कैसे मिल गई मुझे नहीं पता, पैरवी में क्या कमजोरी रह गई है, स्वाभाविक सी बात है, कुछ कानून में खामियां हैं, कुछ पैरवी में खामी रह गई होगी। लेकिन अब टाइम आ गया सीमा हैदर से सीख लेते हुए आगे का कम से कम रास्ता बदले, अपना पासपोर्ट एक्ट ठीक करें, वीजा सिस्टम को ठीक करें, फॉरेनर एक्ट को ठीक करें, और साथ में साथ ऐसे मामलों में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी किया जाए, तभी ये बात आगे बनेगी। बिल्कुल अश्वनी जी, आप सही कह रहे हैं कि कानून को और मजबूत करने की जरूरत है। अश्वनी उपाध्याय वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए थे, विनीत जिंदल साहब वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों ने विस्तार से अपनी बातों को रखा, कई बातों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे अहम यह है कि कानून को मजबूत करने की जरूरत है, चाहे पासपोर्ट एक्ट हो या दूसरे, क्योंकि अगर इस तरह से कोई अवैध घुसपैठिया जो है वो भारत में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लीगली स्पीकिंग में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके साथ मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।